बात है कि भारत के संविधान का 20% हिस्सा आज तक लागू ही नहीं हुआ। और लागू क्या नहीं हुआ, उस पर संसद में ठीक से चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा हुई होगी, शायद जन जागरण होता, चर्चा होती, जन जागरण होता तो दबाव बनता, शायद लागू हो जाता। भारत का संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, इसको प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रोपगेट करता है। दुर्भाग्यवश हमने आज तक विदेशी परंपरा, विदेशी पहनावा, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी रीति रिवाज उसी को प्रमोट करते हैं। जबकि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि यहीं के लिए बना हुआ है। इसलिए शुरुआत मैंने शिक्षा से किया कि CBSE, ICSE दुनिया भर के बोर्ड नहीं चल रहे। 12वीं तक देश में समान शिक्षा हो, गरीब हो या अमीर, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़े, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक होना चाहिए। जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये केवल यही क्यों पढ़े, पूरा देश क्यों नहीं पढ़े? इसी तरीके से संविधान कहता समान नाम की संहिता होनी चाहिए, लेकिन आज भी सबके लिए मैंने कहा भाई जो अच्छी व्यवस्थाएं हमारे हिंदू बेटियों को मिल रही है, वो सभी बेटियों को मिलना चाहिए। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से विवाह करे, एक किसी और से करे, कम से कम विवाह के बाद इसका अधिकार नहीं बदलना चाहिए। अभी बिल्कुल बदल जाता है, चारों बेटियों के अधिकार विवाह के बाद बदल जाते हैं। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। जमीन हमारे पास 2% है, पानी जैसा आप लगातार चिंतित रहते हैं जल के लिए 4% है, मुश्किल से पर्यावरण समस्या की भयावह हो चुकी है, तो ये काम तो पहले होना चाहिए। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून में 50% समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, चोरी, लूट, झपटमारी, काफी कम हो जाएगी। भारत के संविधान में बहुत कम चर्चा होती थी। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, कभी इसकी चर्चा ही नहीं। आज जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा कहा कि अगर हमें भारतीय संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत को अनिवार्य करना ही पड़ेगा। कम से कम नहीं 12वीं तक तो 10वीं तक, नहीं 10वीं तक तो 8वीं तक इसका संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। इसी तरीके से यह तो मेरी 125 है गुरुदेव आपके आशीर्वाद। तो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता पे मेरी PIL है सुप्रीम कोर्ट में, घुसपैठ नियंत्रण पे है, धर्मांतरण नियंत्रण पे है, जनसंख्या नियंत्रण पे है। ट्रिपल तलाक को सबसे पहले चैलेंज मैंने किया था। अभी मैंने 2 दिन पहले तलाक हसन को चैलेंज किया। वो ट्रिपल तलाक का एक नया वर्जन है, तलाक हसन, आर्टिकल 370 को मैंने चैलेंज किया था। तो आपका आशीर्वाद रहता है, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, आपका मार्गदर्शन मिलता है, उसी से धीरे धीरे यात्रा चल रही है। अगर मेरी 125 PIL में से 25 PIL भी इफेक्ट हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सरकार ने कुछ काम किया, जैसे मैंने 370 चैलेंज किया तो 370 खत्म हुआ। मेरी एक PIL चल रही, लड़के लड़की की शादी उम्र बराबर होनी चाहिए। तो मेरी PIL है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज पे है, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स पे है, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस पे है, यूनिफॉर्म एडॉप्शन पे है, यूनिफॉर्म सक्सेशन पे है, यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस पे है। ऐसे करीब 30 PIL मेरी यूनिफॉर्मिटी के ऊपर और लगभग 25 PIL मेरी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर है कि अच्छे लोग संसद में कभी पहुंचेंगे जबकि हमारी कानून अच्छा हो। इसके अलावा मैंने 1860 का इंडियन पीनल कोड चैलेंज किया, मेघालय ने बनाया। 1861 का पुलिस एक्ट चैलेंज किया हुआ है। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था मठ मंदिरों के ऊपर कब्जा करने के लिए, और वो कानून अभी चल रहा है। भारत के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए सरकार लेती है। किसी आज तक एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो वो कानून मैंने अंग्रेजों का चैलेंज किया, 1863 में बनाया था। 1872 में उन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया, चैलेंज किया। 1894 में उनका लैंड एक्ट चैलेंज किया। बेसिकली अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उन्होंने बांटने और लूटने के लिए बनाए। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय परंपरा या भारतीयों के हित में बनाए नहीं, केवल लूटने और बांटने के लिए बनाए। आशा करता हूँ कि
जल्दी 1950 के पहले के बने सभी कानून खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि 26 जनवरी 1950 जिसे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके पहले के कानून अगर खत्म हो जाए तो बहुत देश में लाभ हो जाएगा। जो हमारे जजेस मनमानी करते हैं, अदालतें मनमानी करती हैं, जिसको मन किया बेल दिया, जिसको मन किया जेल में डाल दिया, वो सब चीज़ें रुक जाएंगी और हमें 1950 के पहले के कानून बाकी आपका आशीर्वाद बना रहेगा, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे, भगवान महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा तो यात्रा और भी आगे बढ़ती है। धन्यवाद। आपने मुझे आज आशीर्वाद दिया, आपके बगल में शाली जी मुझे बैठाया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सोचिए कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी, जब 4-4 5 तक जजेस की बेंच होती है, और वो भी तब जबकि देश में ऐसा वातावरण है कई बार, और उस तरह के लोग सामने से भी चैलेंज करने वाले आ जाते हैं, जो पैसे से भी खड़े किए जाते हैं, प्रलोभन से खड़े किए जाते हैं, और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, उसकी चर्चा यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए एक PIL है। भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए एक PIL है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए 22 PIL है, और 22 PIL में 8 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अपील करते हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉल पर अपील करते हैं। क्या बात है। भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर, ऐसे 8 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कोर्ट का नज़ारा अलग होता है। एक तरफ 22 बड़े दिग्गज लोग होते हैं, एक तरफ मैं अल्पसंख्यक रहता हूँ। अच्छा, अल्पसंख्यक की बात आई तो भारत में संविधान या कानून में कहीं कोई अल्पसंख्यक कोई है नहीं, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने 1991 में जब ये अपना अयोध्या वाला विवाद हुआ 92 में, उसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस ने, वैसे तो कांग्रेस ने बड़े जहरीले 2-4 कानून बनाए हैं, लेकिन 2-3 कानून बड़े खतरनाक बनाए। 1992 में उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, जबकि न कानून में माइनॉरिटी डिफाइन न किसी संविधान में, हमारे संविधान में। उसके बाद 2004 में एक और कानून बना दिया, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, हजारों करोड़ का बजट चल जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है ये नहीं पता। और एक तकलीफ ये है गुरुदेव कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में 2%, कश्मीर में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में 11%। तो 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। 22 देश राज्य और बचे हुए हैं। अगर ये जो 5 कानून जो आपने शुरुआत में जिक्र किया, अगर ये समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ और घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो स्थितियाँ बड़ी भयावह होगी। पर्यावरण की समस्या बढ़ेगी, बाकी सभी तरीके की समस्याएं बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दिव्य ध्वनि पहुँचती रहेगी तो काम होगा। धन्यवाद। समस्या समझ सकते हैं कि जहाँ पर 22 वकील बड़े बड़े, उसमें भी कई देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। मुझे नाम भी सबके मालूम है, लेकिन हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन इस देश का सौभाग्य है, इसलिए इस देश को एक ऐसे तपस्वी और यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। हमने आतंक का शासन तो इतने सालों से देखा है, आतंक का शासन, लेकिन शासक का आतंक पहली बार देखा है। आदरणीय योगी जी और हम लोग 3 दिन साथ थे। मैं उनसे कह रहा था, आतंक का शासन तो बहुत देखा, लोग डरते थे, निकलते नहीं थे रात को। हम ही लोग जब रास्ते से जाते थे, मुजफ्फरनगर के रास्ते से, बोले नहीं रात को मत निकलिए, वहाँ से रात को नहीं जाना चाहिए। और आज आप 1 बजे रात को हम लोग निकल जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो आतंक का शासन तो देखा, लेकिन शासक का आतंक है, और वो शासक उपासक भी है, साधक भी है, और देश को समर्पित है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। ऐसे हैं हमारे आदरणीय योगी जी, और ऐसे ही प्रधानमंत्री हम सबको मिले। मैंने 3 दिन में देखा, हम साथ साथ थे। देखिए कहाँ तो वो मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ लोगों के
एक किस्म से भाग्य विधाता है, जो वो करते हैं वो होता है। उनको तो बुलडोज़र बाबा ही कह दिया, और सच बात है ये। जब जब बुलडोज़र की बात आएगी तो बुलडोज़र बाबा की बात आएगी, वही बाबा याद आएंगे इस देश में। और जब तक बदलाव की बात आएगी तो योगी जी की बात आएगी, और जब तक आगे लगता है कि आगे आगे भारत की बात आएगी तो मोदी जी के साथ साथ उनके आशीर्वाद से योगी जी की बात आएगी। ये पक्का है। अभी मैंने देखा, हम लोग साथ में भोजन कर रहे थे बैठे बैठे, एक छोटा सा कमरा जिसमें वो पढ़ते थे, जब रहते थे छोटे थे, उसी में आज तक वो कमरा आज तक भी रखा हुआ है। 10 बाई 10 का कमरा, और उसी में फर्नीचर, उसी में बिस्तर, उसी में सब कुछ, उसी में अलमारियाँ, सब कुछ कमरा एक ही है। एक में छोटे कमरे में नीचे माँ, 8 बाई 10 का कमरा। और आप सोचिए, बाथरूम जाना था, काफ़ी देर बैठे बैठे बातें करते रहे। मुझे लघु शंकर जानते मैं चल पूछा, बोले वहाँ उधर बाहर चले गए। तो बाहर गए, अपने छोटा सा टूटा, मतलब ठीक ठाक, थोड़ा सा उतना ही, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल, एक जैसे मजदूर के घर में भी होता है ना, उसी टाइप का। आप सोचिए, तो वो 3 दिन गेस्ट हाउस में नहीं रुके, वो अपने उसी छोटे कमरे में रुके। ये है इस देश की साधना। कोई पूड़ी पकौड़े और बड़े भोग नहीं, वही मूंग की दाल, वही लौकी की सब्जी, वही सूखी रोटी, वही हम लोगों ने खाई साथ बैठकर। ये सोचने की बात है कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को जो व्यक्ति अनुशासित कर रहा है, आज इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि ईमानदारी है, सफाई है, ऊंचाई है विचारों की, और ऐसा जीवन है। और शाम को हम लोग पहुँचे एक जगह, वहाँ पर क्या आया सामने, कुछ काजू और वो सब नहीं, वो वहाँ आड़ू लगे हुए थे, प्लम लगे हुए थे, वही सिंपल चीज़ें, वही बैठे खाया। और मतलब कहने की बात ये है कि ये इस देश का चरित्र है, क्योंकि हम सरकारें नहीं हैं बल्कि संस्कारी सरकारें हैं। और आज जैसे संस्कारी लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें दे दिया, और अब वो बजाय करोड़ों रुपए कमाने के केवल अपने देश की उस संस्कृति को बचाने में लगे हैं जो अरबों से भी नहीं खरीदी जा सकती है। उस संस्कृति को बचाने के लिए लगे हैं। भगवान आपको दीर्घायु करे, और हम सब के हृदयों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, प्रभु भक्ति की गंगा हम सब के दिलों में बहती रहे। बस आइए इसी के साथ ही आरती करेंगे, और आरती के मंत्र जब गुंजित हो रहे हैं उसी समय में ही आपको रुद्राक्ष का प्यारा सा पौधा, और अपने डॉक्टर इंदिरा जी को भी और उनके साथी जो हैं इंडोनेशियन एम्बेसी से, उनको भी जो उच्च अधिकारी के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गया इंडोनेशिया, वहाँ के गवर्नर ने वहाँ पर अपने घर में रात को डिनर रखा था। तो जब डिनर पे गए तो सवेरे पूजा हुई, बहुत अमेजिंग पूजा, आप देखते तो दंग रह जाए, क्या उत्साह वहाँ के हिंदुओं में, अद्भुत उत्साह। और जब वो चलते हैं उसी ठाट बाट से, उसी पूजा के जो पुजारी होते हैं, सारे आचार्य होते हैं, जैसे अपने शंकराचार्य वो भी यहाँ आए हैं, सब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पूजा हुई जाती है। तो किस तरह से उस संस्कृति को बचाए हैं, किस तरह से वो लोग रात दिन उस नगरी में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी, जिन्होंने ये आज़ादी दी है कि वहाँ पर रहकर ये सब हिंदू अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सके। बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जो थी, उन्होंने तो अपने कितने अधिकारियों के साथ, परिवार के साथ, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। तो करते ना, और उन्होंने उस धर्म को अपना लिया। ये देखिए किस तरह से लोग हिंदू धर्म के विचारों से प्रभावित हैं, क्योंकि हिंदू धर्म यूनिवर्सल रिलीजन है, यूनिवर्सल धर्म है, जीने का राह दिखाता है, तो सबके लिए है, सबको दिखाता है, और विश्व मंगल की संस्कृति का धर्म है, जहाँ सबकी बात होती है, सबके लिए सोचा जाता है। आइए, उस समय वहाँ पर उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, और वहाँ पर जब वो आए, हम हिंदुओं ने उनको बताया कि हमारी गंगा के ऊपर बहुत श्रद्धा है, हम
गंगा के तट पर कोई आश्रम बनाना चाहते हैं, गंगा के तट पर जीना चाहते हैं, हमारा हर हिंदू इंडोनेशिया से वहाँ आकर गंगा में स्नान करना चाहता है, वहाँ पूजा करना चाहता है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो वे वहाँ पर कहकर आए थे, क्योंकि किसी कारणवशात वो सपना पूरा नहीं हो सका। तो जब मैं गया, उन्होंने मुझे बताया और मैंने सुना, अटल जी को बताया हो, अटल जी के विचार तो इतने अटल थे, ठीक है वो नहीं कर पाए, लेकिन उनके विचार को हमें पूरा करना चाहिए। तो मैंने उनको एक जगह दी कि वहाँ पर एक पूरा आश्रम बनाए, खोलें, करें। इसके बाद ये हुआ कि गंगा के तट पर यहाँ पर परमात्मा निकेतन में इनके सारे शंकराचार्य भी आए, गवर्नर भी आए, अधिकारी आए, मिनिस्टर आए, सब आए, बड़े बड़े प्रीस्ट आए और यहाँ पर रहकर उन्होंने पूजा की और यहाँ पर पद्मासना की। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में संबंध बने रहे। तब तरु वृक्ष के बिल्कुल नीचे वहीं पर ही वहाँ पर पद्मासना की स्थापना हुई और बहुत दिव्यता के साथ जब भी ये सब आते हैं उसकी पूजा होती रहती है। ये भारत और भारत की जो संस्कृति है, भारत ने हमेशा सेतु ही बनाए हैं, ये सेतु की संस्कृति है और सबसे बड़ा संवाद ही सेतु है और संवाद ही समाधान है और समाधान ही अपना एकता ही सबके बीच में लाना, यही हमारे देश का मूल मंत्र है। आइए इन सबका अभिनंदन करते हुए सबसे पहले हमारे PIL मैन डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय और अब आरती की मंत्र शुरू होंगे।